Hello student, in this video I am going to discuss important points for the competitive exam from the book Fundamentals of Physical Geography क्लास 11 की ज्योग्राफी का बुक है और इससे मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर जो है हमारा यूनिट 8 क्लाइमेट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि आप देखोगे तो क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। तो क्लाइमेट देखोगे आप सुना होगा कि आज पूछते हैं कि व्हाट इज वेदर कैसा है। तो वेदर क्या हो गया हमारा लोकल डे टू डे चेंज होने वाली जो मौसम का वो है उसको हम वेदर बोलते हैं। जबकि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट जो होता है हमारा वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है कि इस रीजन का क्लाइमेट कैसा रहता है। तो क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रहता है, जबकि वेदर में हमारा वो रोज चेंज होने वाला वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एयर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें उसका 99% सिर्फ 32 किलोमीटर के बीच में ही है। 32 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में जाओगे ऊपर तो वहीं पे है, उसके आगे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब उसके ऊपर जो होगा वो सिर्फ 1% बचा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 99% वाला। इसके बाद हम देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कंपोज है किससे, गैस से, वाटर से, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। यानी तीन चीज़ें मिलकर बनाती है हमारी एटमॉस्फेयर को। पहला है गैस, दूसरा हो गया हमारा, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया वाटर वेपर एंड थर्ड इज डस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है हमारा कि ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। यानी 120 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन जो है हमारा वो नहीं मिलने वाला। सिमिलरली लगभग मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है। तो 120 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन खत्म मान के चलो। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड नियरली अप टू 90 किलोमीटर। यानी 90 किलोमीटर तक ही हमारा वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा, उसके ऊपर इसकी भी क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाती है। तो सिंपल से याद करना है 120 के ऊपर ऑक्सीजन नहीं और 90 के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर नहीं मिलता। ठीक है, अब चलते हैं गैसेस। गैसेस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। इट इज ए ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है एटमॉस्फेयर है तो उसमें से जो सन है वहां से हमारे पास क्या आएगा, उसके रेडिएशंस आते हैं। तो जो रेडिएशंस आते हैं तो जो हमारे वायुमंडल है जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। जो CO2 क्या करेगा, वो इनकमिंग के लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है। यानी इनकमिंग जो रेडिएशन है जो लाइट है उसके लिए ट्रांसपेरेंट है, बट जब ये वापस अर्थ रिफ्लेक्ट करती है तो इसके लिए वो ट्रांसपेरेंट कम हो जाता है, ओपक हो जाता है तो टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इट ऑब्जर्व अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट टुवर्ड द अर्थ सरफेस एंड इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनकमिंग टेरेस्ट्रियल रे के लिए रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है बट आउटगोइंग के लिए ओपक हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से क्या करेगी, मतलब जब अर्थ जो होगा रेडिएशंस को निकाल रहा होगा तो उसको ऑब्जर्व कर सकती है। अब आते हैं ओजोन के लिए। ओजोन के बारे में देखते हैं। तो ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर और ये कहाँ से कहाँ फाइंड होता है, 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्ट एज अ फिल्टर। क्या करता है, फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर लेता है। तो ओजोन जो होता है 10 से 50 किलोमीटर के हाइट तक ही एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। इट डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। यानी जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे वाटर वेपर जो होगी वो कम होती जाएगी, बट कम होती जाएगी। इन द वार्म एंड द वेट ट्रॉपिक्स इट में अकाउंट फॉर द 4% ऑफ द एयर वॉल्यूम। यानी इसकी जो मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में वो 4% से लेकर 1% के बीच में वेरी करती है।
और 4% सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वार्म एंड वेट ट्रॉपिक में, यानी वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा वेट होती है, यानी वो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वार्म ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये 4% एग्जिस्ट करती है। जबकि ड्राई एंड कोल्ड एरियाज लाइक डिजर्ट एंड पोलर रीजन में ये क्या होगा, वो लेस देन 1% हो जाता है, यानी 1% यहाँ पे पहुँच जाता है, इनकी वाटर वेपर की मात्रा जो होती है 1% पहुँच जाती है। नाउ वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, यानी जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वाटर वेपर की मात्रा कम होती जाती है। रीजन क्या है कि इक्वेटर पे तो धूप ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो ये हमारा होता है वेपराइजेशन होता है वो हाई होता रहता है, तो इस वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की संख्या बढ़ेगी। बट जब हम पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर वाटर कम है, तो इस वजह से वाटर वेपर कम बनेगा। इट ऑल्सो ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है, तो इंसुलेशन किसको बोलते हैं, जितना एनर्जी हमारा सन से आ रहा है, अर्थ को मिल रहा है, उसको हम इंसुलेशन बोला जाता है, कितना एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वाटर वेपर जो है वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। इट यहाँ देखो, फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट, इट डज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट। तो ये हमारा क्या, वाटर वेपर। नाउ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल जो है हमारा क्या है, तो डस्ट पार्टिकल यहाँ देखते हैं। डस्ट पार्टिकल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमारा सरफेस हो गया, इसके लोअर रीजन में ही हमारा क्या है, डस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। यानी हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे, हायर लैटिट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। एट कन्वेंशनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू द ग्रेटर हाइट, फिर भी मतलब मैक्सिमम लोअर पे ही होता है, बट हवाओं की वजह से कुछ कुछ ऊपर भी चली जाती है। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स इन द कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो सिंपल से बात है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन जो होती है उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो ये अगर हमारा अर्थ है तो इक्वेटर और पोल रीजन पे क्या होगा, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल कम होंगे। बट जब आप ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक में जाओगे, ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन में, तो वहाँ पे ज़्यादा होती है। डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस द क्लाउड। तो देखो, डस्ट पार्टिकल और साल्ट पार्टिकल जो होता है उसके अराउंड वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी वजह से क्लाउड फॉर्म हो सकता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड डस्ट पार्टिकल जो है हमारा ऑल्सो लोअर, ठीक है। तो ये हमारा डस्ट पार्टिकल के बारे में था। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रीजन डिफरेंट लेयर होता है। डेंसिटी एंड टेम्परेचर रीजन के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर कंडीशन। यानी टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से हमने 5 रीजन में इसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे नीचे का जो है ट्रोपो, सिंपल याद रखना है, एस टी होता है, एस के बाद टी आता है, बट हमें उल्टा चलना है, टी एस। तो टी फॉर ट्रोपो, एस फॉर, एस जो हो जाएगा हमारा ट्रोपोस्फीयर हो गया, एस फॉर स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ठीक है। फिर मीजो थर्मो यहाँ पे आ जाता है, फिर एक्सोस्फीयर आ जाता है। तो 5 लेयर है हमारे पास और दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कंडीशन। ये हमारे 5 हो गए। तो ट्रोपोस्फीयर क्या है, तो ट्रोपोस्फीयर इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर और इसकी जो हाइट होती है ट्रोपोस्फीयर की वो 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड ऑफली टू हाइट ऑफ 8 नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर टू द इक्वेटर। यानी इक्वेटर पे ट्रोपोस्फीयर ज़्यादा है, हाइट उसकी ज़्यादा है, जबकि पोल्स पे सिर्फ 8 किलोमीटर होती है। तो ये हमारा डाटा याद रखना पड़ेगा और टोटल देखें तो 13 हो जाता है। सिंपल है, 26 से बाई 2 करोगे तो 13 आ जाता है। तो द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। तो इक्वेटर पे इसकी थिकनेस ज़्यादा क्यों है ट्रोपोस्फीयर की, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की वजह से हीट ट्रांसपोर्ट हो जाता है
इक्वेटर पे, इस वजह से ये ज़्यादा ऊपर हाइट तक पहुंच जाती है। उसके बाद देखते हैं दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर जो होता है सिर्फ हमारा वो ट्रोपोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करता है, और जितने भी क्लाइमेट वाले कंडीशंस होते हैं, क्लाइमेट एंड वेदर वाले जो फिनोमिनाज होती हैं, वो सिर्फ किस में होती है, तो वो हमारा सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में होता है। यानी क्लाइमेट और वेदर वाले फिनोमिना हो गया, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सारे किस में होंगे, ट्रोपोस्फीयर में होंगे। हाइट इसकी 18 हो गई इक्वेटर पे, 8 हो गई हमारी पोलर पे, एवरेज 13 आ जाएगा, और लोअर मोस्ट पार्ट होता है। अब इसमें टेम्परेचर का क्या सीन है, तो यहाँ से देख लो, पहले ये टेम्परेचर क्या होगा, 10 से ऊपर जाएगा तो डिक्रीज होगी, तो इसको माइनस कर दिया। स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचोगे तो फिर बढ़ने लगेगी, यहाँ पे फिर डिक्रीज होगी, फिर यहाँ बढ़ेगी थर्मो में, फिर डिक्रीज होगी। तो ये सीक्वेंस होता है, एक बार डिक्रीज से स्टार्ट करना है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रोपोस्फीयर है, इसमें क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 165 हाइट जब ऊपर जाएंगे तो कम हो जाती है। तो ये रिलेशन होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है बिकॉज ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेक प्लेस इन दिस रीजन ओनली। नाउ कमिंग टू द जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि यहाँ देखो ये ट्रोपो हो गया और स्ट्रेटो हो गया, तो इन दोनों को जो जोन डिवाइड करता है वो ट्रोपोपॉज कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री -18 डिग्री गया है इक्वेटर पे, जबकि पोल रीजन पे -45 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर हियर आर द मेनली कांस्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। नाउ स्ट्रेटोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज यहाँ पे ओजोन पाया जाता है, और इस पे जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर होती है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है, और दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट ऑब्जर्व द ऑल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द अर्थ टू द कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ सरफेस। तो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, वो फिल्टर कर देती है, जिससे हमें बचा लेती है हार्मफुल इफेक्ट से। तो जितने भी क्लाउड वाले वेदर वाले फिनोमेना होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का हमारा आ जाता है, ओजोन आ जाता है, और बेस्ट जो ये होता है हमारा फ्लाई के लिए वो स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। नाउ कमिंग टू मीजोस्फीयर, लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी हाइट जो होती है 80 किलोमीटर होती है, एंड इट वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। यानी पहले हमारा क्या था, यहाँ देखो मीजो में भी डिक्रीज कर रहा है, तो पहले ट्रोपो में डिक्रीज था, स्ट्रेटो में इंक्रीज था, फिर मीजो में फिर डिक्रीज है, फिर थर्मो में बढ़ेगा, फिर एक्सो में कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो जाता है। विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड राइजेस अप टू अ -100 डिग्री सेल्सियस एट हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। तो अपर लिमिट ऑफ मेजोस्फीयर इज मेजोपॉज होता है, फिर आइनोस्फीयर आ जाता है, जिसको हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, आइनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जी, दैट इज कॉल्ड आयंस, और दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज रेडियो वेव जो भी होती हैं, जो अर्थ से ट्रांसमिट होती है, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यानी जो हमारा मेजोस्फीयर, जो आइनोस्फीयर जिसको हम थर्मोस्फीयर बोलते हैं, तो वहाँ पे सारा का सारा क्या होता है, रेडियो वेव्स जो होती है वहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसको दिस इज कॉल्ड आइनोस्फीयर। ठीक, नाउ कमिंग टू द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर अबव द थर्मोस्फीयर, एंड दिस लेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक्सोस्फीयर होता है। दिस हाइट लेयर, दिस इज हाईएस्ट लेयर बट लिटल नोन अबाउट इट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ से जो जितने भी स्पेस में लेयर थोड़ा बहुत जाता है वो इसी लेयर से जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाती है। वॉट एवर द कंटेंट आर देयर, दे आर एक्सट्रीमली रेयरफाइड इन दिस रेयरफील्ड इन दिस लेयर एंड ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। तो ये हमारा था पूरा 5 लेयर हो गया। एंड उसके अलावा हमने क्या पढ़ा अबाउट द डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस के बारे में। तो गैसेस में हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपना क्या हो गया, वो एक ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला गैस है। इसके अलावा वाटर वेपर जो है वो भी क्या करता है, वो भी टेम्परेचर को हॉट बनाता है, यानी वो भी एक लाइट, ये भी क्या करता है, जो रेडिएशन निकलती है, जो लॉन्ग वेव रेडिएट होते हैं अर्थ से, उसको ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल के बारे में देखा, और डस्ट पार्टिकल एन प्लस में डस्ट पार्टिकल देखा हमने,
तो डस्ट पार्टिकल जो देखा कि कहाँ पे किस रीजन में सबसे ज़्यादा होता है, तो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन है वहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, जबकि हमारा जो ये रीजन है कौन सा इक्वेटर एंड पोलर रीजन, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल कम होते हैं। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू द ड्राई विंड्स इन द कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक की तरह बिहेव करता है, मतलब उसके अराउंड वाटर एक वो हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर।